नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 40। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 39 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों, आवाज़ बैठ गई है, इसलिए आप लोग को आवाज़ भारी लग रहा होगा। 1-2 दिन में ठीक होने पे सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं करते थे। तो कौन नहीं करते थे? अरस्तु और हिगेल। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्लूटो ये कौन थे? तो यह एक यूनान का दार्शनिक था। इनकी प्रमुख पुस्तक है द रिपब्लिक इनकी प्रमुख पुस्तक है। अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था सुकरात। और इनके शिष्य का क्या नाम था? तो अरस्तु इनका शिष्य था। वहीं अरस्तु की बात करें, हम लोग जानते हैं सिकंदर के गुरु थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एनिमल और प्रॉब्लम्स। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, योगाचार दर्शन संबंधित है। तो योगाचार दर्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम लोग कुछ दर्शन के प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं। वहीं बात करें योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। वहीं बात करें सांख्य दर्शन के तो कपिल। कौन थे? कपिल। वहीं न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। कौन थे? गौतम। वहीं पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बदरायन। कौन थे? बदरायन। और वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कनाद। कौन थे? कनाद थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। तो शिक्षा के समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था समापवर्तन संस्कार। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। एक नज़र देख लेते हैं हम लोग, समय कम है इसलिए जल्दी में देख लेंगे। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। उसके बाद होता है पुष्पवंश संस्कार। उसके बाद होता है सीमांता संस्कार। उसके बाद होता है जात कर्म संस्कार। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो नामकरण संस्कार। उसके बाद जब बच्चे 2-3 माह के हो जाते हैं तो निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद मुंडन संस्कार। उसके बाद जैसे ही उस शिक्षा के लिए गुरु के पास जाते हैं तो विद्या आरंभ संस्कार। उसके बाद कर्णभेद संस्कार, यानी कान को छेदा जाता है। उसके बाद उपनयन संस्कार, गुरु के पास जाने के बाद उपनयन संस्कार होता है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार। उसके बाद होता है केशांत संस्कार, केश काटे जाते हैं। उसके बाद 14वां संस्कार होता है समापवर्तन संस्कार, जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर आते हैं। उसके बाद होता है 15वां विवाह संस्कार। और सबसे अंतिम में होता है अंतोष्टि संस्कार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्राद्ध संस्कार के रूप में भी जानते हैं। तो ये 16 संस्कार होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेनिक के नाम से जाना जाता है? तो मगध के किस शासक को श्रेनिक के? तो बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर ए। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यह 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। वहीं बात करें अजातशत्रु को हम लोग कुनिक के नाम से जानते हैं। अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। वहीं बात करें बिंदुसार, तो इसे अमित्र घात और जैन धर्म के अनुसार इसे सिंहसेन कहा गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सतसह सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना नागार्जुन ने किया। किसने किया? नागार्जुन ने किया। नागार्जुन ने ही
माध्यमिक सूत्र की भी रचना की, माध्यमिक सूत्र की भी रचना की। वहीं बात करें अश्वघोष, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना किया, बुद्ध चरित की रचना किया। वहीं बात करें हम लोग वसुमित्र, वसुमित्र इन्होंने महाविभास सूत्र की रचना किया। वहीं बात करें चरक, चरक ने क्या चीज की रचना किया? चरक ने चरक संहिता की रचना किया। और ये सारे जो है कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पेबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? बहुत बार देखिए आसान सा प्रश्न है। सिजदा पेबोस किसने शुरू किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने एकता व्यवस्था को समाप्त किया था, एकता व्यवस्था को समाप्त किया था। नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया था, नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया था। लौह एवं रक्त की नीति लागू किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न राजपूत राज्यों में कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो वह संधि थी करौली की संधि। कौन सी संधि थी? करौली की संधि। यह लगभग 1812 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसी के बाद 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। तो हम लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना यानी बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें स्वदेशी आंदोलन, ये प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के बाद 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा किया गया था। इसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है के नारे लगे। अच्छा आप लोग बताइए सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का विचार किसमें छपा था? तो किसमें छपा था? तो यह पत्रिका थी संजीवनी। कौन सी पत्रिका? संजीवनी पत्रिका में छपा था, संजीवनी पत्रिका में छपा था। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। यानी स्वदेशी का सबसे पहले विचार का प्रस्ताव संजीवनी पत्रिका। प्रश्न है 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग थी इन मेमोरियम, किसने बनाई थी? तो ये बनाया गया था जोसेफ नोएल पेटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 1857 की क्रांति हुई क्यों थी? तो 1856 के लास्ट में जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक थी उसके जगह पे नई इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, जिसे मुंह से खींचना पड़ता था। वो कारतूस चमड़े के बने होते थे, तो उसी का विरोध हुआ था। उसी के कारण जो है मंगल पांडे जो था 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया। और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दिया गया था। इसके बाद जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में लड़ा गया था, मई 1555 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खान के बीच लड़ा गया था, जिसमें नसीम खान की हार हो गई थी। हुमायूं जीत गया था और नसीम खान की हार हो गई थी। चलिए हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को देख लेते हैं। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 में हुआ था, 1531 में, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। वहीं चौसा का युद्ध हम लोग जानते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। वहीं बात कर लेते हैं बिलग्राम का युद्ध ये कब हुआ? 1540 में हुआ। इसमें फिर शेर शाह ने हुमायूं को हराया और उसके बाद फिर हुमायूं वापस आया। सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ, 1555 में
इसने जो है शेर इसमें जो है हुमायूं ने किसे हराया था? तो सिकंदर सूर को, सिकंदर सूर जो है उसे हराया था और फिर से जो है हुमायूं शासक बन गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वह शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ था। हुआ कब था? ये 12 अगस्त 1765 को हुआ था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजों को राजस्व और संवैधानिक मामले में दखल देने का अधिकार मिल गया था। राजनीतिक और संवैधानिक मामलों में दखल देने का अधिकार मिले। इसके बाद दूसरा इलाहाबाद की दूसरी संधि भी हुई। ये कब हुआ? ये 16 अगस्त 1765 को हुआ। 16 अगस्त 1765 ये किसके बीच हुआ? ये क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ। क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ। इसमें जो है अवध की सुरक्षा हेतु अंग्रेजी सेना रखा गया था और अवध में जो है अंग्रेजों को व्यापार करने का मुफ्त में अधिकार भी मिल गया था। तो दोनों याद रखेंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना इजाजत के भारतीयों को शामिल किया गया, जिसके कारण कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। कब? तो अक्टूबर 1939 में। अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। देने के बाद क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1939 को इसी के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? 22 अक्टूबर 1939 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। सहायक संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर। सहायक संधि शुरू किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। 1798 में इन्होंने स्वीकार किया था। वहीं दूसरा मैसूर इन्होंने 1799 में स्वीकार किया था। वहीं तीसरा की बात करें तो तीसरा था तंजौर। तीसरा था तंजौर। इन्होंने अक्टूबर 1799 में स्वीकार किया था। वहीं बात करें अवध की बात करें तो 1801 में अवध ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार किया था। वहीं बात करें सिंधिया ने तो इन्होंने 1804 इसमें स्वीकार किया था। अच्छा बताइए किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। यह भी एग्जाम में आया हुआ, इंदौर के होलकरों ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेवर उत्सव यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के और फेमस उत्सव हम लोग जान लेते हैं। चैत्र यात्रा, बाली उत्सव, धानु यात्रा, नुआखाई, ये उड़ीसा की प्रमुख फेस्टिवल है। वहीं बात करें असम की अगर फेस्टिवल की बात करें तो असम का प्रमुख फेस्टिवल हो जाएगा भोगाया और कोंगली बिहू। वहीं बात करें आप लोग बताएं हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। वहीं बात करें संगाई महोत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। किस राज्य में? मणिपुर। वहीं पश्चिम बंगाल तो यहाँ का फेमस उत्सव है डोल उत्सव। कौन सा? डोल उत्सव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
जावा। जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा। जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? यह 1950 के दशक में। इनका मुख्य श्रेय जाता है बिंट सर्फ को, बिंट सर्फ को। वहीं बात करें WWW, इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। वहीं हम लोग जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बड़ा लाचाला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में काराकोरम दर्रा, लद्दाख में काराकोरम दर्रा। वहीं बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर में तो पीर पंजाल, बुर्जिर दर्रा। वहीं बात करें सिक्किम में तो सिक्किम में कौन सी दर्रा है? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। यह किस राज्य में है? यह सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। अच्छा, एलिफेंटा दर्रा यह कहाँ है? एलिफेंटा दर्रा यह कहाँ है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है। अच्छा, मणिपुर के दर्रा तो मणिपुर में है तुजू दर्रा, जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। कहाँ है? प्रिटोरिया इनकी प्रशासनिक राजधानी है। वहीं बात करें न्यायिक राजधानी तो ब्लूमफोंटी जो है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। वहीं विधायी राजधानी की बात करें तो केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उमियम झील यह किस राज्य में है? यह मेघालय में है। किस राज्य में है? मेघालय में है। वहीं बात करें मणिपुर तो मणिपुर का फेमस झील है लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। वहीं बात करें मिजोरम की बात करें, यहाँ पलक दिल, इसको ठीक कर लेंगे, पलक दिल झील और तामदिल झील, ये कहाँ है? यह मिजोरम में है। वहीं बात करें नागालैंड में तो नागालैंड की फेमस झील है सिलोई झील। कौन सी झील? सिलोई झील। अच्छा, हुसैन सागर झील यह किस राज्य में है? यह तेलंगाना में है। किस राज्य में है? तेलंगाना में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और विलायकों द्वारा दूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? तो जैविक उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक उपचार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से वनस्पति उगते हैं। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रोपोफाइट किसे कहते हैं? ट्रोपोफाइट कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाले वनस्पति को हम लोग ट्रोपोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट कहते हैं। वहीं दलदली भूमि में उगने वाले वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट कहते हैं। वहीं बात करें जेरोफाइट तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। वही लिथोफाइट तो कड़ी चट्टानों पे उगने वाले को हम लोग लिथोफाइट कहते हैं। वहीं बात करें मेसोफाइट तो
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफाइट कहते हैं, और जलीय क्षेत्रों में उगने वाले को हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। ये किस राज्य में है? ये गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। वहीं आप लोग बताएं सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अच्छा, आप लोग बताएं, इससे क्वेश्चन आता है, कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज के पीछे है? डॉल्फिन नोज के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। वहीं बात करें भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह जो एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यही कांडला बंदरगाह जो है इसका अभी नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो इसका बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, मेरे अनुसार इसका आंसर होगा रूस। रूस, क्या? रूस। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रूज चोटी है। वहीं बात करें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। कौन सी है? एकांकगुआ। वहीं बात करें अफ्रीका का, तो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे चोटी है माउंट कियोस्की, माउंट कियोस्की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग यावाटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यावाटा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जापान की राजधानी, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। वह किस द्वीप पर है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है वह होन्शु द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर ही क्योटो, नगोया और ओसाका, ये सारे जो शहर हैं वह होन्शु द्वीप पर है। वहीं क्यूशु द्वीप पर, क्यूशु द्वीप पर कौन सा? तो नागासाकी, नागासाकी शहर जो है वह किस द्वीप पर है? क्यूशुकी द्वीप पर है। वहीं आप लोग जानते होंगे कि जापान जो है सबसे अधिक जलयान वाला देश है, सबसे अधिक जलयान वाला देश जापान है। अच्छा, ओसाका जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है ओसाका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जोड़ती है कौन सी जल संधि? तो वह कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। वहीं बात करें मैगलन जल संधि, यह प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। वहीं बात करें बेरिंग जल संधि, यह बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ती है, बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ती है। वहीं बात करें मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। अच्छा, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि ये किसे जोड़ता है? यह तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ता है, तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ता है। चलिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो आयरलैंड नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ये 4 स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत आते हैं। वहीं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? बाल्टिक देश, बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश की बात करें तो एस्तोनिया, लिथुआनिया और लातविया ये चारों देशों को हम लोग
बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोग समझ बताएं हमें, ग्रेट ब्रिटेन में कौन देश आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन में कौन से देश आते हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश मिला के ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। वहीं बात करें यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन यानी ये 3 देश के अलावा जब उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तो वह यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। चलिए, प्रश्न है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी सतह के रंग को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी रंग उस पर गिरते हैं सबको परावर्तित कर देती है। वहीं ब्लैक, काली कब दिखता है? जब सभी सतह के रंग को अवशोषित कर लेता और कोई भी रंग परावर्तित नहीं होता तो वह वस्तु काली दिखाई पड़ती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सरल से विरल माध्यम में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर बी। वहीं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। कांच के टुकड़े का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर, ये सब किसके उदाहरण हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? तो दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। वहीं घटाने से घटेगा। वहीं नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। वहीं ध्वनि के तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। चाल ध्वनि की बात आई तो आप लोग बताइए, वायु में इसका वेग रिवाइज कर लेते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड वायु में। हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करें लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करें कांच में इसकी चाल होती है 5640 मीटर पर सेकेंड। और वहीं बात करें एल्युमिनियम में, इसकी चाल होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। और वहीं बात करें जल में, तो जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले का कितना गुना हो जाएगा? तो वह 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 16 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्यूज तार में होना चाहिए, जो फ्यूज की तार होती है वह कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज की जो तार होती है उसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। वही हम लोग जानते हैं, हीटर की तार होती है, हीटर की तार किसकी बनी होती है? तो हीटर की तार नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। इसमें क्या होना चाहिए? तो हीटर की जो तार होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक भी उच्च होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? तो एकल परमाणु गैस की बात करें तो ऑर्गन जो है एकल परमाणु गैस है। वहीं हाइड्रोजन जो है द्विपरमाणुक गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पोजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। किसने किया था? एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज किया था। वहीं गोल्डस्टीन, इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। वहीं बात करें चैडविक, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। वहीं बात करें युकावा का, तो इन्होंने मध्याह्न की खोज किया था। मध्याह्न की खोज किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? तो रेयान किससे निर्मित होता है? सेल्यूलोज से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। वहीं बात करें सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसे सिल्वर रस्ट भी कहते हैं। वहीं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका उपयोग घाव तथा जलन संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वहीं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ में किया जाता है। वहीं कार्बनिक अम्ल, तो कार्बनिक अम्ल कौन कौन होता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब में कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। वहीं बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जानते हैं, यह भोजन पचाने में काम आता है, PVC के निर्माण में काम आता है, क्लीनर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो मेढक फेफड़ा और त्वचा दोनों के द्वारा शोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। त्वचा से शोषण कौन करते हैं? तो त्वचा से शोषण करने वाले आप लोग बताएं। तो त्वचा से शोषण केचुआ क्या चीज से शोषण करते हैं? त्वचा से शोषण करते हैं। चलिए प्रश्न है किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें ऑर्थोपेडा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके उदाहरण तो मकड़ी, मक्खी, तिलचट्टा, मच्छर, मधुमक्खी, ये सारे ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। वहीं हम लोग बात करें सिलेंट्रा संघ, तो सिलेंट्रा संघ में कौन आते हैं? तो सिलेंट्रा संघ में हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, ये सारे सिलेंट्रा संघ में आते हैं। अच्छा वहीं आप लोग बताएं कि मनुष्य किस संघ में आता है? तो मनुष्य कार्डेटा समूह का। मनुष्य किस संघ में आता है? कार्डेटा संघ में आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हम लोग जानते हैं टेकोफेरोल किस विटामिन का? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन का तो एक ट्रिक भी है, रथ एक टॉफी। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ये विटामिन ए, ये थायमिन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का नाम है। वहीं विटामिन डी का नाम, तो विटामिन डी का क्या नाम है? केसीफेरॉल। वहीं टॉ से टेकोफेरोल, अक्लोनिकिलो, विटामिन B12 का नाम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? हम लोग बहुत बार सेट में देखे हैं, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। वहीं 1919 इसमें जो है सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। और 1919 के तहत ही महिलाओं को पहली बार वोट देने का भी अधिकार मिला था। वहीं 1935 की बात करें तो इनमें जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। वहीं मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं एक और उप समिति था, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, SC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। वहीं बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो यह संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, कुछ छोटी समितियां भी थी, आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे GB मावलंकर, ये छोटी समिति थी। सदन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया। वहीं बात करें राष्ट्र ध्वज समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? तो अस्थायी देश कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी देश होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कुल सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी देश फिक्स हैं। वो 5 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। उसके अलावा 10 जो देश होते हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। वहीं बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसमें शामिल सबसे अंतिम देश 193वां देश था दक्षिणी सूडान। एग्जाम में ये किससे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे अंतिम में कौन सा देश शामिल हुआ? तो दक्षिणी सूडान शामिल हुआ। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र, जिसके प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली और अभी वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुतरेज। एंटोनियो गुतरेज जो पुर्तगाल के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? कंफ्यूजन नहीं होना, भारतीय संविधान की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वह है संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। वहीं अंबेडकर ने मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को जो है आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। चलिए दोस्त, प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो यह अनुच्छेद 29 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की व्यवस्था का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 27 धार्मिक करों के लिए वाद नहीं कर सकते, किसी को भी धार्मिक करों के लिए वाद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 में वर्णित है, किसी भी राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहीं अनुच्छेद 30 क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए, उसकी शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी। प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके तहत? 280 के तहत। वित्त आयोग में राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति करता है। वहीं वित्त आयोग के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। वहीं आप लोग बताएं, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 के 1 में, 243 के 1 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अच्छा, आप लोग बताएं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। वहीं वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह है।
चलिए, और ये 15वें वित्त आयोग है, ये 15वें वित्त आयोग है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। वही बात करें राज्यसभा, इसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष। वहीं बात करें, सबसे अधिक राज्यसभा की सीट है यूपी में, कितना है? 31। वहीं बिहार की बात करें, बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में भी राज्यसभा के 16 सीटें। दिल्ली में कितना है? दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? तो पहले नेता थे श्याम नंदन मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। चलिए आप लोग बताएं, राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हम लोग जानते हैं, उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। वहीं बात करें, राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी नेशनल पार्क असम में है। असम में ही मानस, काजीरंगा, औरंग नेशनल पार्क है। वहीं बात करें हम लोग मिजोरम, सिक्किम की, तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। मणिपुर की बात करें तो किबुल लामजाओ, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वहीं बात करें मिजोरम, मिजोरम में कौन सा नेशनल पार्क? असम है, असम देख लें। मिजोरम, तो मिजोरम में कौन सा नेशनल पार्क है? तो मिजोरम में है डम्पा, मिजोरम में डम्पा नेशनल पार्क है। मेघालय की बात करें तो नोरंग वाइजिम, नोरंग वाइलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो किन वस्तुओं पर नहीं होता है मांग और नियम? तो ये गिफिन वस्तुओं पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और देखते अगला प्रश्न, और प्रश्न है, सांविधिक तरलता, सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकता है। यह सही है। इसके बाद इससे बैंक सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं, ये भी सही है। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है, फ्रेंच युगाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच युगाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच युगाना की राजधानी है कायेन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चलिए आप लोग बताएं, राजधानी की बात आई तो घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी, तो इनकी राजधानी अक्रा, घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा है। वहीं बात करें दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी जूबा है। कहाँ है? जूबा है। चलिए आप लोग बताएं, गाम्बिया की राजधानी, गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बंजुल है। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बंजुल है। और सूडान की राजधानी कहाँ है? सूडान की राजधानी खार्तूम है।
सूडान की राजधानी खार्तूम है। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारे एग्जाम में इससे फायदे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। दोस्तों हम आज या कल से ही क्राउन का 20 प्रैक्टिस सेट है, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग लाएंगे, उसे भी आप लोग देखिएगा।